Hello everyone. So this is our channel, that is Enlightened JK JKSSP Academy. So this is our first video. ये हमारा पहला वीडियो है और जो थोड़ा बहुत थोड़ा डिफ़ाइन करेगा कि एक्चुअली टॉपिक्स जो मोस्टली बच्चे आर्ट्स में तैयार करते हैं, लाइक फंडामेंटल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो फंडामेंटल टॉपिक के ऊपर रहेगा। और फंडामेंटल जो हमारा टॉपिक है, फंडामेंटल कौन सा टॉपिक रहेगा? फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को पता होगा ही कि जब भी हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें इनिशियली वी हैव टू डिफाइन द टर्म दैट इज़ अ फंडामेंटल एंड देन राइट्स। ठीक है, तो फिर जब हमें ये पूरी तरह से फ्रॉम कॉन्सेप्चुलाइजेशन हमें जब ये चीज़ कवर हो जाएगी कि एक्चुअली व्हाट इज़ द वेरी कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल, मीनिंग क्या है फंडामेंटल का, उसके बाद फिर हम आते हैं फंडामेंटल के बाद राइट्स पे। तो फिर जब हम इनको कंबाइन करते हैं ये क्या बनाते हैं? फंडामेंटल राइट्स। तो फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं डिटेल में। तो अब बट उससे पहले टॉपिक के आने से स्टार्ट होने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो वीडियो रहेगा वो इस चीज़ को लेकर रहेगा कि आज फंडामेंटल का तो फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक तो चलेगा ही चलेगा, वो हम नेक्स्ट वाली वीडियोस में डिटेल में डालेंगे। ठीक है, अब जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स होंगे, चाहे वो JKSSP की हो, JKPSC को हो के एग्ज़ाम्स हो, जो भी एग्ज़ाम्स होंगे, और ख़ासकर जो ये पॉलिटी वाला पोर्शन रहता है उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे अपने इस चैनल के थ्रू। और इसके अलावा और भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी रहेंगे इश्यूज़, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो पहला अगर मैं यहाँ पे ये बच्चों को समझाना चाहूँ कि बेसिकली फंडामेंटल राइट एक्चुअली क्या है, तो थोड़ा सा पहले हम इसमें आपको अपने वे से मैं थोड़ा सा डिफ़ाइन करूँगा कि एक्चुअली फंडामेंटल राइट है क्या। ठीक है, ये हमारा जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट्स की हम बात कर रहे हैं। ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, ये तो हम सभी जानते हैं कि ये जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स है। देखो स्टूडेंट्स, मैं उन टीचर्स में नहीं हूँ जो बहुत जल्दी पढ़ाते हैं। अब वैसे जो एग्ज़ाम जिसकी तैयारी आप लोग सभी कर रहे होंगे, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के जो है, उसका टाइम तो अब ऑलमोस्ट निकल चुका है। फिर भी जो मेरी वीडियोस होंगी या जिन्होंने तैयारी कर दी हुई है, जिन बच्चों ने, उनको कुछ हद तक थोड़ा सा उनको हेल्प करेगा। ठीक है, थोड़ा सा मतलब, क्योंकि अब टाइम कम है, तो अगर वो भी ये वीडियोस, क्योंकि मेरी वीडियोस काफ़ी डिटेल्ड होंगी तो थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। अब फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें कि जो फंडामेंटल राइट्स जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन जो ये है फंडामेंटल राइट्स, एक्चुअली ये हम इसको डिवाइड करते हैं कितने कितने पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि जब भी हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हम सीधा इस वाले पोर्शन पे आ जाते हैं। ये जो हमारा ये वाला पोर्शन जो होता है, स्पेसिफिक पोर्शन होता है। आपके पास बुक्स होंगी इंडियन पॉलिटी की, उनमें फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक आपका सिलेबस में होगा। किसी एग्ज़ाम की जो तैयारी करने के लिए जो बच्चे बैठते हैं तो वो क्या करते हैं, या लक्ष्मीकांत पकड़ेंगे या बासु की बुक पकड़ेंगे तो शुरू हो जाते हैं, उसको मेमोराइज़ करने की कोशिश करते हैं। अब
उसमें होता क्या है कि वो स्पेसिफिक वाले पोर्शन के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। और हमें देखना है कि स्पेसिफिक वाला पोर्शन क्या कवर करता है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि मोस्टली ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो मैंने बात की कि जो स्पेसिफिक पोर्शन फंडामेंटल राइट्स की हम बात करें, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ कि हमने आज टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है। आज हमने जस्ट थोड़ा सा डिफ़ाइन करना है कि एक्चुअली एक बच्चे को या किसी भी एस्पिरेंट को, चाहे वो सिविल्स की तैयारी कर रहा हो या किसी एग्ज़ाम की भी, उसको अपने जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो, एमसीक्यू का एग्ज़ाम हो, उसका जिस तरीके से क्वेश्चंस उसको पूछे जाते हैं, हाँ, आप उनको प्रीलिम एग्ज़ाम भी हम कहते हैं, या एमसीक्यू से रिलेटेड उनके जो एग्ज़ाम्स होते हैं, हाँ, थोड़ा सा रिटन अलग रहता है डिस्क्रिप्टिव आपका। तो वो जो भी तैयारी करता है वो तैयारी कैसे करता है, तो उसको समझाने से पहले हमें ये समझना है कि एक्चुअली जो टॉपिक है उसका स्ट्रक्चर क्या है। आप बिना स्ट्रक्चर को समझे आप लोग क्या करते हो बच्चों कि आप लोग सीधा स्पेसिफिक पोर्शन पे आ जाते हो। आई विल शो यू कि स्पेसिफिक पोर्शन एक्चुअली क्या है। ये है हमारा स्पेसिफिक पोर्शन, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है स्पेसिफिक पोर्शन जो है हमारा। देखिए ये क्या कर रहा है, ये स्पेसिफिकली डिफ़ाइन कर रहा है, हैं, बता रहा है। इसमें डेट्स मेंशन है, उसमें नेम मेंशन है, ठीक है। देन आर्टिकल्स मेंशन है, हैं, किस वाले आर्टिकल में क्या है, ओके। और उसके बाद पार्ट पार्ट को डिफ़ाइन कर रहा है, किस वाले पार्ट में हमारा फंडामेंटल जो है दैट इज़ बीइंग enumerated in our constitution। ये हमारा कौन सा पोर्शन है, ये हमारा पोर्शन जो है जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक पोर्शन, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हो कि इसी पोर्शन को सीधा मेमोराइज़ करते हो और आप बोलते हो ओके माय इंडियन पॉलिटी इज़ डन नाउ। और जब एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आ जाता है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं आपको, मैं आपको अभी बताता हूँ थोड़ा सा बच्चों कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से आता है। ये थोड़ा सा मैंने तैयार किया हुआ है। ये आपके कुछ एमसीक्यूज़ हैं। ये देखिए, आप देखिए इसमें कि इन्होंने बताया हुआ है कि मैं इनका ज़्यादा डिटेल हम नहीं इस पे पढ़ेंगे। आपने सिर्फ यू हैव टू मेक अ ग्लिम्स अपॉन दीज क्वेश्चंस राइट नाउ, ठीक है। आपने थोड़ा सा इनको झलक मारनी है, देखना है आपने कि एक्चुअली जो हम तैयारी करते हैं उसका तरीका क्या है, ठीक है, कि वो सही है या नहीं है। देखो बच्चों, अब इसमें इन्होंने बताया है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हैं, यू हैव टू कंसिडर। और ये बताया हुआ है इसमें इन्होंने इम्पीचमेंट जो जजेस की होती है सुप्रीम कोर्ट की, उसके बारे में थोड़ा सा। उसके बाद इन्होंने इसको इसका आगे एक्सप्लेन भी किया हुआ है, सारा प्रोसेस एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद देन नेक्स्ट पूछा है इन्होंने विद द रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें भी इन्होंने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये एक्चुअली मैंने थोड़े से प्रिसाइसली मैंने ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं प्रीलिम्स की या बाकी है जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। अब ये क्वेश्चंस आप सोच रहे होंगे कि जेके एसएसबी के जो एग्ज़ाम्स होंगे तो उनका तो लेवल बस यहीं पे जो है बच्चा जो है फेलियर का कॉज उसका बन जाता है कि उसे लगता है कि नहीं सिविल्स का एक अलग पैटर्न है, पैटर्न तो अलग है बट लेवल अब सेम है। एग्ज़ामिनर आपको दे विल नेवर आस्क यू अबाउट द डेट्स नाउ, हाँ,
neither they will ask you about the names हैं, the articles हैं। तो वो आप लोगों को लगता है कि बस हमें वही तैयार करना है और उसके बाद हमें एग्ज़ाम देना है और क्वालिफाई कर लेंगे हम। तो अब जो सिस्टम है हमारे सारे एग्ज़ाम्स के, थोड़ा अब उसका लेवल जो है वो बदल चुका है। अब आपको स्पेसिफिक पोर्शन जो मैंने अभी बताया आपको कि हम लोग लक्ष्मीकांत की बुक पकड़ लेते हैं और शुरू हो जाते हैं, मेमोराइज़ करते हैं। ख़ासकर नॉन मेड या मेडिकल स्ट्रीम से जो बच्चे होते हैं तो उनका तो वो थोड़े से ज़्यादा शार्प होते हैं, हाँ, पहले से ही थोड़े वो तेज़ होते हैं, तो उनके लिए बड़ा आसान होता है कि अगर उनको हम एक बुक रेफ़र करें तो उसे जल्दी मेमोराइज़ कर लेते हैं। बट क्योंकि जो अगर हम देखें लक्ष्मीकांत की जो बुक देखें तो कहीं ना कहीं वो प्योरली स्पेसिफिक किताब है, ठीक है। बासु की देखें तो वो तो वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बुक है वो। तो इसमें आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चंस किस तरीके से वहाँ पूछे जाते हैं और बच्चे इसके ऊपर भी एक होमवर्क करके आते हैं कि वो पुराने पेपर को देखते हैं, ठीक है। तो अब पुराने पेपर में क्या रहता है बच्चों, पुराने पेपर से सिर्फ हमें थीम पता चल सकता है, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, अब अगर जैसे ये क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरा जो मेन मोटिव क्या है आपको ये क्वेश्चंस दिखाने का, ये दिखाने का क्या है कि इससे आपको नेचर पता चल रहा है कि कैसे पॉलिटी में क्वेश्चंस अब पूछे जाते हैं। आप इस चीज़ को भूल जाइए कि यूपीएससी का लेवल अलग है, जेकेपीएससी का अलग है, जेकेएसएसबी का अलग है, इसको आप भूल जाइए। आप लोगों ने माइंड में ये लेके चलना है कि जैसे मैं पहले ही यहाँ पे डिफ़ाइन कर चुका हूँ, ये आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए। यू हैव टू लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न। इसका मतलब आप मेरी समझे कि नहीं मेरी बात? आप ये जो इसलिए पहले मैंने ये कोटेशंस जो है वो रखी हुई है ताकि थोड़ा सा आप लोगों को मैं ब्रीफ में समझा सकूं, कि आप ये सोचेंगे कि नहीं लेवल अलग हो चुका है, अब हमें जो है सिर्फ किस पोर्शन को तैयार करना है, हमें थियोरेटिकल पोर्शन को, जो हमारा कंसेप्चुअल पोर्शन है, सॉरी, हमारा जो ये कंसेप्चुअल पोर्शन है यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, इनको हमें नहीं देखना है, हमें सिर्फ स्पेसिफिक पोर्शन को देखना है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो स्पेसिफिक पोर्शन को तो देखना ही देखना है आपने, बट साथ में आपने क्या करना है, आपने उससे पहले थियोरेटिकल पोर्शन को भी देखना है और कंसेप्चुअल पोर्शन को भी देखना है, ठीक है। और उसके बाद आपका जो है वो स्पेसिफिक पोर्शन आएगा और देन आपका जो लास्ट में आएगा डायनामिक पोर्शन या आपका करंट पोर्शन। अब यहाँ पे जो आपने ध्यान में रखना है बच्चों, वो ध्यान में ये रखना है कि जो मैंने अभी क्वेश्चंस आपको दिखाए उससे आपको एक थोड़ा बहुत एक आइडिया हो चुका होगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स की मैं जो बात कर रहा था अभी, ये जो स्ट्रक्चर की बात कर रहा था मैं, उसमें मैंने कहा स्पेसिफिक पोर्शन। तो स्पेसिफिक पोर्शन आपको अंडरस्टैंड हो गया क्या है, कि स्पेसिफिक पोर्शन यहाँ पे टेक्निकली जो है एक्चुअल, जैसे हम देखें मोस्टली एज फॉर एज लॉ स्टूडेंट्स आर कंसर्न, जो बियर एक्ट की जो लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, तो उसमें जो है वहाँ पे स्पेसिफिकली और टेक्निकली जो है आर्टिकल, क्लॉज, सेक्शंस को जो डिफ़ाइन किया जाता है, उसके बाद उनके ऊपर कमेंट्री जो है वो की जाती है डिटेल में।
तो वो जो स्पेसिफिकली डिफ़ाइन किया जाता है वो स्पेसिफिक पोर्शन आ गया। तो आप लोगों ने अगर इंडियन पॉलिटी पढ़नी है, उसमें कोई टॉपिक आपको जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट्स प्रिपेयर करना है, तो आपने सिर्फ उसका स्पेसिफिक ही पोर्शन नहीं तैयार करना है, आपने जो अभी एग्जाम्पल दी, क्योंकि उससे रिलेटेड आपने देखिए क्वेश्चंस अभी मैंने आपको दिखाए। अब वो सिस्टम चेंज हो चुका है। मैं बात कर रहा था जैसे कि वो बच्चे जो है होते हैं जिनका आर्ट्स आर्ट्स नहीं रहा होता, मैथ स्ट्रीम से दूसरे स्ट्रीम से होते हैं, नॉन आर्ट स्ट्रीम से होते हैं पहले, वो लोग 6 महीने 4 महीने 5 महीने पढ़ते हैं और स्पेसिफिक पोर्शन के ऊपर ध्यान रखते हैं और डन हो जाता। उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। बट अब प्रॉब्लम जो है यहाँ पे ये है कि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी 4 महीने मैंने तैयारी की, 6 महीने तैयारी की, फिर भी मेरा एग्ज़ाम क्यों नहीं हुआ? उसका रीज़न यही है कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग सीधा हर एक, ये बात सिर्फ पॉलिटी की नहीं है, हिस्ट्री की भी यही बात है, आपका जनरल स्टडी जो है कोई भी हो उसमें भी जो भी मोस्टली जो जनरल, ये तो सारा, ये भी तो जनरल स्टडी में ही आता है सारा। मगर अगर मैं ऐसे सब टॉपिक्स की बात करूँ, हिस्ट्री में भी ये प्रॉब्लम आती है बच्चों को, उसके बाद सोशियोलॉजी में भी ये प्रॉब्लम आएगी, कोई भी जो मोस्टली आपके रहते हैं यहाँ करंट अफेयर्स में, तो बच्चे बोलते नहीं है मैं बहुत अच्छी तैयारी की, सब कवर किया। देखो बच्चों, मैटर ये नहीं करता कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, मैटर ये करता है कि आप क्या पढ़ते हैं। एक पहले आ गया कि आपका जो मटेरियल है वो कितना सही है। उसके बाद दूसरा ये आया कि आप किस डायरेक्शन में और क्या पढ़ रहे हैं। सो ये एक आ गया हमारा स्पेसिफिक पोर्शन आ गया हमारा। उसके बाद जो दूसरा जो मैंने बताया आपको, वो ये है कि हमने इसका थ्योरेटिकल पोर्शन भी कवर करना होता है। उसके बाद ये आ गए हमारे, ये आ गया हमारा स्पेसिफिक पोर्शन, और ये हमारा आ गया थ्योरी वाला पोर्शन। ठीक है, अब थ्योरी वाले पोर्शन को मैंने आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ। स्पेसिफिक आपको समझ आ गया होगा, और थ्योरी वाले पोर्शन में हमने कैसे पढ़ना होता है। ठीक है, इसमें आप देखिए, इसमें आप लोगों ने पढ़ना फंडामेंटल राइट ही है। 2 मिनट ज़रा मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ। स्पेसिफिक तो आपको समझ आ चुका है। अब हम बात कर रहे थे थ्योरेटिकल वाले की। थ्योरेटिकल वाले में पोर्शन में आपने क्या पढ़ना है? एक्चुअली सारी कहानी जो है, जो शुरुआत है, वो पहले कंसेप्चुअल से होनी चाहिए। सॉरी कंसेप्चुअल, कि लक्ष्मीकांत की किताब दी या कोई भी बुक दी आपको, आप सीधा उठ के फंडामेंटल राइट्स को मेमोराइज करने लगे, नहीं। बिफोर दैट यू हैव टू एप्रीहेंड एंड कॉम्प्रीहेंड द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मैं थ्योरेटिकल की बात कर रहा था, थ्योरेटिकल वाले को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम कंसेप्चुअल वाले को पढ़ेंगे। ठीक है, कंसेप्चुअल वाला जो है, थोड़े एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। ये हमारा कंसेप्चुअल पोर्शन है। इसमें बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो उसका लेगेसी रहा था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, 1789, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। देन उसके बाद आ गया हमारा मैग्ना कार्टा, और उसमें क्या था,
देन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 या। तो ये जो है, ये वाला जो पोर्शन है, यही हमारा कंसेप्चुअल पोर्शन है। अब इसमें आपने क्या करना होता है कि कंसेप्चुअल में आपने भूल जाना है कि फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे हम बात यहाँ पे आपने फंडामेंटल राइट्स को, यू डोंट हैव टू डिफाइन हियर फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम इंडियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। सो इंडियन फ्रेम फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू आपने फंडामेंटल राइट्स को यहाँ डिफ़ाइन नहीं करना है। आपने सीधा डिफ़ाइन करना है यहाँ पे कि एक्चुअली फंडामेंटल का मतलब क्या होता है। फंडामेंटल का मतलब आ गया प्राइम, फंडामेंटल की बात कर रहा हूँ मैं अभी, फ्रॉम कंसेप्चुअल पोर्शन है। प्राइम, प्राइम का मतलब आ गया जो चीज़ क्या है, जो चीज़ फर्स्ट है, फर्स्ट मीन्स जो पहले आई, और जो चीज़ पहले आई है, इसका मतलब है वो चीज़ क्या है, इम्पोर्टेंट है। और अगर वो इम्पोर्टेंट है, इसका मतलब है वो, मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बेसिक की बात कर रहे हैं, जो बहुत नेसेसरी है, इंडिस्पेंसिबल है। लाइक हम पढ़ते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, हम सेल की बात करते हैं, हमारा बहुत ज़रूरी है, हमारी लाइफ का जो है बेसिक है। वैसे ही यहाँ पे इनको हम क्या करेंगे, इनको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक साइड से हमारा फंडामेंटल रहता है, दूसरी साइड से राइट है। अब फंडामेंटल आपको समझ आ गया, जो मैंने डिफ़ाइन किया कि फंडामेंटल का मतलब है बेसिक, जो हमारा जो मतलब जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब पहले वो दिया जाए उसके बाद बाकी चीज़ें होंगी, ठीक है, बेसिक है भाई। पहले ये यू कांट इमेजिन है कि आप किसी चीज़ का जो है वो बात नहीं कर सकते, जिक्र नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते कि जब पहले बेसिक चीज़ नहीं आएगी तो उसके बाद में करेंगे। वही यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि आप लोग बिना बेसिक्स को अंडरस्टैंड किए आप सीधा स्पेसिफिक वाले पोर्शन पे जंप कर जाते हैं। सो फंडामेंटल को पहले हमने देखना है, आ गया समझ कि फंडामेंटल क्या है, ठीक है। अब ये फंडामेंटल के बाद जो लगा है वो क्या लगा है, वो लगा है राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल समझ आ गया हमें। राइट्स क्या है, राइट्स हम किनको कहेंगे, आपने सुना होगा ह्यूमन राइट्स, उसके बाद आपने सुना होगा नेचुरल राइट्स, और उसके बाद आपने सुना होगा फंडामेंटल राइट्स। अब यहाँ पे राइट, यहाँ पे राइट, और यहाँ पे राइट, ह्यूमन राइट्स, नेचुरल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स। अब यहाँ पे राइट तो इन तीनों में कॉमन है, थोड़ा वेरी करता है, एक में ह्यूमन आ रहा है, नेचुरल है और एक फंडामेंटल है, ठीक है। अगर हम ये देखें कि ये तो हमें समझ आ गया, ठीक है, ह्यूमन है, ह्यूमन मीन्स वी ह्यूमन बींग्स, नेचुरल है तो जैसे आपने पढ़ा होगा, जिसकी पॉलिटी, जिस बच्चे की पॉलिटी होगी, पॉलिटिकल साइंस का जो स्टूडेंट होगा उसे पता होगा नेचुरल राइट्स की अलग अलग थेरीज़ है, उसमें उस वाले टॉपिक में अभी उतना हमें डिटेल में जाना नहीं है, वो बाद में। अब यहाँ भी ये है कि जैसे मैंने कहा फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल को आपने अंडरस्टैंड कर लिया। अब ह्यूमन है, ह्यूमन को आपने, हाँ ठीक है, इट इज़ रिलेटेड विद ह्यूमन, इट इज़ रिलेटेड विद वी है, हम वी द पीपल जो हमारी बात की जा रही है। नेचुरल मीन्स ओके, इट मीन्स दीज राइट्स और actually given by the nature, when there was a prevalence of a law of nature, पहले टाइम में जो कुदरत का जो कानून होता था, माइट इज़ राइट। अब ये कहता है कि ठीक है,
यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं कि मतलब ये जो अब राइट आ गया है, चाहे वो ह्यूमन राइट्स हो, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो, ठीक है। राइट्स होते क्या है भाई? अब राइट्स की भी अलग अलग टाइप्स है। बट आपने एक चीज़ देखी होगी कि मोस्टली क्या होता है कि जैसे अगर हम बात करें, हैं, जैसे सपोज़ करो आप लोग पढ़ रहे हो, टॉपिक पढ़ रहे हो डेमोक्रेसी है, तो मोस्टली हम क्या करते हैं कि डेमोक्रेसी के ऊपर अगर कोई हमें कुछ पूछता है, हाँ, तो हमें बस वो एक ही वो बार बार वो एक मेमोराइज़ की हुई डेफिनेशन है, उसी को हम बार बार बोल रहे हैं। बट एक जर्नल डेफिनेशन भी होती है हर एक चीज़ की। वैसे ही राइट की भी ऐसी हज़ारों डेफिनेशंस है, अलग अलग पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने दी है। बट हमें क्या करना है, हमें एक जर्नल डेफिनेशन लेनी है जो हमें अंडरस्टैंड हो कि एक्चुअली भाई राइट क्या चीज़ है। तो वो डेफिनेशन क्या है राइट का? वो डेफिनेशन है, सॉरी ये नहीं पढ़ा जाएगा आपसे, रीजनेबल, रीजनेबल, ये लिखा हुआ है रीजनेबल क्लेम। मैं फिर से लिख देता हूँ, रीजनेबल क्लेम है ये, मैं फिर से लिख देता हूँ। आई विल राइट इट अगेन। ठीक है, रीजनेबल क्लेम। अब थोड़ा बहुत तो आपको पता ही होगा बच्चों कि रीजनेबल क्लेम क्या होता है। जायज़ मांग। दिस इज़ अ जर्नल एंड अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ राइट, राइट्स। जायज़ मांग, मैं अगर काम कर रहा हूँ तो मैं क्लेम कर रहा हूँ वेजेस, वेजेस मांग रहा हूँ मैं, मुझे वेजेस दी जाए। या मैं अगर इंडिया में रहने वाला हूँ, इंडिया का रहने वाला हूँ मैं, ठीक है, और मैंने क्या किया, मैं यूएस चला गया। अब यूएस में मुझे सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलेंगे, इंडिया में तो मिल रही थे क्योंकि मुझे यहाँ के सिटीजनशिप थे। हाँ, अब मैं यूएसए चला गया तो यूएसए में क्या मुझे राइट टू लाइफ है? बिल्कुल है। और ये जो राइट टू लाइफ है ये आपका रीज़नेबल क्लेम है। इंडिया में आप रह रहे हैं, आपके पास सिटीजनशिप है, सारे फंडामेंटल राइट्स आपको मिल रहे हैं। क्या आपको पॉलिटिकल राइट है? हाँ बिल्कुल है। मेरे पास जो भी एलिजिबिलिटीज़ हैं पॉलिटिकल राइट की वो मेरे पास है, तो उस हिसाब से आई एम बीइंग एंटाइटल्ड फॉर अ पॉलिटिकल राइट इन इंडिया। इंडिया में मैं एंटाइटल करता हूँ, तो ये मेरा, ये भी रीज़नेबल क्लेम है मेरा। और अगर मैं काम कर रहा हूँ उसके बाद मेरा जो मास्टर है उससे मैं अगर वेजेस मांग रहा हूँ तो काम की जो वेजेस है तो वो जायज़ है, हाँ बिल्कुल जायज़ है। तो दैट इज़ द वेरी कंसेप्ट ऑफ अ जनरल कंसेप्ट ऑफ अ राइट्स। ठीक है, तो आपको समझ आ गया फंडामेंटल और क्या है और राइट्स क्या है। ठीक है, सो यही चीज़ें आप आपके किस वाले पोर्शन में आई, जो मैंने आपको बताया, ये आ गया आपके इस वाले पोर्शन में, कंसेप्चुअल वाले में, सॉरी कंसेप्चुअल वाले में। ठीक है, फिर उसके बाद फिर इसमें ये है कि ये तो हमें समझ आ गया कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। यहाँ पे हमने डिफ़ाइन नहीं करना अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, हाँ, अभी हमने पहले पढ़ना है कि फंडामेंटल राइट्स क्या है एक्चुअली में। आप लोग क्या करते हो कि आप लोगों को अगर को डिफ़ाइन करना होता है तो आप उसको सीधा रेफ़र करते हो फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम इंडियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में ये है वो है, इसमें आर्टिकल्स है, इसमें क्लॉज है, इसमें ये है वो, तो आप स्पेसिफिकली पोर्शन से उसको डिफाइन करते हो। और कंसेप्चुअल पोर्शन आप भूल जाते हो, ना कभी आप उसको पढ़ने की कोशिश करते हो, और ना ही जो है मैंने देखा है कि मैक्सिमम कि ना ही टीचर्स भी जो ऑनलाइन की अगर मैं बात करूँ, ऑनलाइन जितने भी चैनल्स हैं, सारे नहीं कुछ, तो वो सीधा बच्चों को स्पेसिफिकली जो है पोर्शन स्टार्ट करते हैं। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले कंसेप्चुअल पे आइए, थोड़ा सा डेप्थ में जाइए,
ताकि बच्चे का बेस तैयार हो। जब तक बच्चे का बेस तैयार नहीं होगा, वो स्पेसिफिक पोर्शन को अगर बिल्कुल मेमोराइज भी कर देगा, बट उसके लिए इट विल बी फ्यूटाइल एक्सरसाइज, क्योंकि अब क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते हैं। क्वेश्चंस ऐसे सपोज कीजिए कि दे विल आस्क यू अबाउट व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के ऊपर आप आ गया कि आप बताइए, डिफरेंस बताइए। अब स्पेसिफिक पोर्शन जो बच्चे ने तैयार किया होगा उस हिसाब से उसको डिफ़ाइन कर देगा, ठीक है। बट अगर वो सेकंड क्वेश्चन ये पूछ लें कि भाई आप ये बताइए कि फंडामेंटल राइट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो इसका मतलब ये है कि अब क्वेश्चन जो है वहाँ पे इस तरीके से पूछे जाते हैं कि जिस बच्चे ने कंसेप्चुअली पढ़ा होगा, थ्योरेटिकली पोर्शन टच किया होगा, कंसेप्चुअली पोर्शन टच किया होगा, वही बच्चा वो आंसर दे सकता है। सिर्फ स्पेसिफिकली पोर्शन को पढ़ने से, पूरी की पूरी बुक को पढ़ने से आप टेक्निकल वे से एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे नहीं, एक बहुत कॉमन एक्सक्यूज़ जो बच्चों के सामने रहता है, सर इतना टाइम नहीं है, हमने पीएचडी थोड़ी करनी है, ये चीज़ें हैं। आपने अगर कोई एग्ज़ाम तैयार करना है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपको कि वहाँ पे आपने जो भी सक्सेस तभी हासिल होगी जब आप इसको फॉलो करेंगे। यू हैव टू लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, ठीक है। फिर टाइम तो है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आज आपने फॉर्म भरा, हाँ कल पेपर होगा उसका, ऐसा तो नहीं है। एटलीस्ट अब सिस्टम भी चेंज हो चुका है कि आप लोगों को पहले से ही पता है कि अगर मैं किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, अब ऐसा तो नहीं है कि भाई अगर बोर्ड जो है, कोई बोर्ड है, अगर वो बोर्ड अगर आपको 6 महीने नहीं दे रहा है, 2 महीने दे रहा है, हैं, आप एक्सक्यूज़ करते हो कि मेरे पास 2 महीने हैं तो मैं ना कंसेप्चुअल पोर्शन तैयार कर पा रहा हूँ, ना थ्योरेटिकल पोर्शन तैयार कर रहा हूँ, ना मैं सीधे स्पेसिफिक पोर्शन पे आ जाता हूँ, तो एग्ज़ाम आप नहीं कर पाते हैं। बाद में आप एक्सक्यूज़ देते हैं कि भाई हमें सिर्फ 2 महीने मिले थे। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आपकी 2 महीने में नहीं हो सकती, हैं। वो तो जो डिपेंड करता है रेयर केसेस में कि बच्चे कर लेते हैं, बट वही कर लेते हैं जिनका बेस पहले से होता है स्ट्रांग, उनका थ्योरेटिकल स्ट्रांग होता है, उनका कंसेप्चुअल स्ट्रांग होता है, तो वो जो है वो क्या करते हैं, वो पहले से ही जो है तैयारी करके रखते हैं। तो आपने अपने आप को पहले ही तैयार कर लिया है, ठीक है, पहले ही तैयार कर लिया है, तो इसीलिए टाइम तो इसमें लगना ही लगना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो बात कर रहा था आपको कि जैसे जैसे मैग्ना कार्टा है या बाकी चीज़ें हैं, तो ये जो है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक पूरा डेप्थ में जाते, बेसिक समझते हैं। जब बेसिक डन हो जाता है ना हमारा, फिर वो हमें क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे, हैं, तो आप आंसर हमेशा अप्रोप्रिएट ही देंगे, ठीक है। अब ये तो आ गया, ठीक है, यह आपका कंसेप्चुअल है। अब थ्योरेटिकल वाले में क्या है, अब थ्योरेटिकल वाले में क्या है, थ्योरेटिकल वाले में कुछ नहीं है, उसमें भी कंसेप्चुअल से ही रिलेटेड है। बस थोड़ा सा आपने क्या रखना है ध्यान कि जो थ्योरेटिकल वाला है उसमें आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस देना है, दैट्स इट। आपने यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रेफ़र करना है, कि पहले आपने एक जर्नल व्यू बनाया है जिसको हम कंसेप्चुअलाइजेशन कहते हैं, कंसेप्ट आपने क्लियर कर दिया, टॉपिक का फंडामेंटल राइट क्या है, डिटेल में गए आपने, डिटेल में क्या क्या पढ़ा, ये टॉपिक्स आपने कवर कर दिए, आप डेप्थ में चले गए हैं। तो उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड आपने पढ़ा, उसके बाद आपने ये मैग्ना कार्टा, ठीक है, और पढ़ा। उसके बाद जाके फिर ये जो आके ह्यूमन राइट्स का जो यूएनओ ने डिक्लेरेशन किया था, ये एक्चुअली बच्चों ये मैंने थोड़ा सा प्रिसाइसली थोड़ा आपको समझाने के लिए ये चीज़ें रखी है कि जब डिटेल में हम आएंगे कंसेप्चुअल पोर्शन को, फिर हमने डिटेल में पढ़ना है कंसेप्चुअल पोर्शन। ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि कंसेप्चुअल पोर्शन में मोस्टली क्या किस तरीके से आपने तैयार करना है, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट का कंसेप्चुअल पोर्शन होता है, थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, और उसके बाद स्पेसिफिक पोर्शन होता है, एंड देन जो है वो हम डायनामिक पोर्शन होता है जिसको आप करंट कहते हैं, करंट अफेयर, ठीक है। सो आपका यहाँ थ्योरेटिकल में आपने क्या करना है कि आपने फिर एक जो है थ्योरेटिकल तरीके से फंडामेंटल राइट को पढ़ना है, हाँ, और थोड़ा सा
पढ़ना है, क्योंकि जब आपका कंसेप्चुअल क्लियर हो जाएगा, थ्योरेटिकल आपके लिए कुछ नहीं है। यू कैन से थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल दीज आर एक्चुअली ट्विन्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपने रेफरेंस देना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का थ्योरेटिकल वाले पोर्शन में, ठीक है। अब जब आपका फंडामेंटल राइट में आपका कंसेप्चुअल भी हो गया डन, आपका थ्योरेटिकल भी डन हो गया, और चलिए ये थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको, आपका थ्योरेटिकल भी हो गया, उसके बाद आपका इसमें जो स्पेसिफिक पोर्शन वो भी हो गया, ठीक है। तो ये बनाता है आपका एक पार्ट, आपके फंडामेंटल राइट के टॉपिक का एक पार्ट है वो, है कि आपने फंडामेंटल राइट में किस तरीके से इसका जो स्ट्रक्चर है किस तरीके से पढ़ा आपने, कि आपने कंसेप्चुअल भी कर लिया, थ्योरेटिकल भी कर लिया और स्पेसिफिक पोर्शन भी कर लिया। ओके, नाउ अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका कौन सा रहा लास्ट, डायनामिक पोर्शन, जिसको हम करंट भी कहते हैं, करंट अफेयर भी कहते हैं, करंट जैसे जिसको आप लोग मोस्टली हम बोलते करंट अफेयर्स किसके ऊपर है, ये करंट अफेयर जो है पॉलिटी के ऊपर है, हाँ। तो ऑब्वियस है फंडामेंटल का आपका करंट तैयार करना ही करना है। आपका आ गया डायनामिक पोर्शन के एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि डायनामिक पोर्शन में आपने ये मैंने कुछ जजमेंट्स दी है, दीज आर सम वेरी फेमस और सम वेरी एमिनेंट जजमेंट्स ऑफ वेरियस कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट, बहुत सारी कोर्ट्स की, हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की जो है ये जजमेंट्स है, थोड़ी बहुत मैंने इसे दी हुई है, आपने वो तैयार करना है इसमें, ठीक है। और दूसरा आपने ये भी देखना है, जैसे मैंने यहाँ पे जो आपको दिखाई है, लाइक दीज आर सम कटिंग्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर हिंदू की न्यूज़पेपर से कुछ कटिंग्स है ये। अब देखिए फंडामेंटल राइट की बात की जा रही है, यहाँ पे भी की जा रही है, यहाँ पे भी फंडामेंटल राइट को ये वाला जो है, जो हिंदू में आया हुआ, हिंदू पेपर में जो आया हुआ है, ये कवर करता है, ये भी कवर करता है, ये भी रिजर्वेशन से रिलेटेड जो आ गया। और ये तो आपको पता है, ये वाला जो ट्रांसजेंडर पर्सन बिल जो है, ये बड़ा बर्निंग टॉपिक जो है, काफ़ी टाइम से बना, ये भी इम्पोर्टेंट। सो यहाँ पे बात ये है कि डायनेमिक पोर्शन में आपने फंडामेंटल राइट का जो करंटली जो उससे रिलेटेड जजमेंट्स आई है, उससे रिलेटेड या जो उससे रिलेटेड जो बर्निंग इश्यूज चल रहे हैं, जैसे अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट वाला टॉपिक है आपका, वो भी डायनेमिक पोर्शन में आता है। और ऐसे बहुत सारे डायनेमिक, करंटली आपने ध्यान रखना है कि डायनेमिक पोर्शन में आपको मोस्टली जो है वो करंटली जो है आपने अपने आप को, यू हैव टू, नॉट यू बट योर माइंड है, यू हैव टू अपडेट योर माइंड, हाँ। आपने उसको क्या करना है, करंटली कैसे चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो है क्या कर दिया, आपने कंसेप्ट क्लियर कर दिया, डिटेल में पढ़ा, उसके बाद टेक्निकल भी पढ़ा, हैं, उसके बाद जाके फिर डायनामिक तरीके से भी आपने अपने आप को अपडेट रखना है। तो जब आप ये कर चुके होंगे ना, तो समझो फिर 100% आपका जो टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स का है वो एकम्प्लिश हो जाता है। आई होप कि मैं अपना जो टॉपिक जो था आज का वो कवर कर चुका हूँ, आपको समझ आ चुकी है कि किस तरह से आपने अपने आप को तैयार करना है एग्ज़ाम्स के लिए। तो बहरहाल हाँ, ये थोड़ा बहुत है इसमें, ये आप लोगों को पता ही होगा, एक मूवी है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में जो है ये, इसमें एक बहुत अच्छा इन्होंने कोटेशन दिया था, इवन द स्मॉलेस्ट पर्सन कैन चेंज द कोर्स ऑफ द फ्यूचर। ये थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए कि हम लोगों में
अगर हमें लगता है कि जो हमें वीकनेसेस है उनकी वजह से शायद हम किसी चीज़ को एकम्प्लिश ना कर सके, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे ये कहते हैं, ये लेडी इसको कह रही है कि ये कहता है कि मैं नहीं कर सकता या मुझे डर लगता है, मैं डरता हूँ, तो वो उसे रिप्लाई करती है कि इवन द स्मॉलेस्ट पर्सन कैन चेंज द कोर्स ऑफ द हिस्ट्री, कि दुनिया में जो छोटा इंसान भी है उसमें भी ये काबिलियत रही है, वो भी जो छोटा आंसर इंसान भी हो, सॉरी, जो छोटा इंसान भी हो वो भी दुनिया की जो है बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करके आगे निकल सकता है। इवन द स्मॉलेस्ट पर्सन कैन चेंज द कोर्स ऑफ द फ्यूचर। एक अदना सा, एक जिसे जैसे हम मोस्टली कभी कभी हमें लगता है कि हम इनकैपेबल है किसी चीज़ के लिए, हाँ, हम अदने से इंसान हैं, छोटे से इंसान हैं, हम में इंटेलेक्ट नहीं है, मतलब हमें लगता है कि कैपेबल नहीं है हम लोग। तो यहाँ पे ये लेडी इससे कहती है कि अगर फ्यूचर जो है, फ्यूचर की जो डायरेक्शन है, फ्यूचर का जो डायरेक्शन है, जो रोड है, जो जिस पे चलना है, जो फ्यूचर में जो होगा, हाँ, उसको भी बदलने की वो कैपेबिलिटी एक अदना सा इंसान भी रखता है। इसलिए यू डोंट हैव टू कंसिडर योर सेल्फ एज एन इन्फीरियर और एज अ स्मॉल पर्सन। ठीक है, आपने अपने कैलिबर को बना के रखना है। बस यही ध्यान में रखना है आपने कि किस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को जो है वो तैयार करो आप। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अगर कुछ क्वेरीज होंगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बोल सकते हैं। थोड़ा बहुत मैं अपने बारे में थोड़ा कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो से पहले ही बताया नहीं। बेसिकली ये मेरी पहली वीडियो है इस चैनल की, और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं जम्मू कश्मीर में जितने भी बच्चे हैं आने वाले टाइम में, चाहे जेके पीएससी हो, यूपीएससी हो या जेके एसएसबी के जो भी एग्ज़ाम्स हो, उसमें मैं उनको एक क्वालिटेटिव, एक कम्प्रिहेंसिव डिटेल मटेरियल प्रोवाइड कर सकूं। आने वाले टाइम में अगर आप लोगों का मुझे सपोर्ट इसी रहा, अगर अच्छा सपोर्ट रहा, तो फिर मैं अपनी वीडियोस को थोड़ा अलग तरीके से भी अपलोड करूँगा, और उसमें लाइक मार्कर या जो भी आज जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं उनके थ्रू आपसे हम जो है वो इंटरेक्ट होंगे। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे कोई 12 साल हो गए, 12 से 13 साल, मोर देन दैट 13-14 साल हो गए मुझे ऑफ़लाइन क्लासेस पढ़ाते हुए। तो अब थोड़ा सा खुद का जो शेड्यूल है वो थोड़ा बिज़ी है, तो उसकी वजह से मैं अभी उस तरीके से मैं अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं कर पा रहा। तो मेरी कोशिश है कि चलिए थोड़ा बहुत मैं कंटेंट आप लोगों को तब तक प्रोवाइड करता रहूँ इस चैनल के थ्रू और इस इन वीडियोस के थ्रू, और जैसे ही थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो होपफुली कि हम एक नए मोड के ज़रिए, एक नए पैटर्न प्रोसीजर के ज़रिए आपसे हम रूबरू होंगे, आपसे हम इंटरेक्ट होंगे। अपने जितने भी मेरे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें ये वीडियोस आने वाले टाइम में जो वीडियोस मैं अपलोड करूँगा, जो पसंद आई, अगर आई तो बाकी ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये पहला स्टेप है, आपकी सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता। तो बाकी कोशिश रहेगी कि मैं अब आगे अपनी वीडियोस अब 1-2 दिन के बाद हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट्स को। अब होपफुली आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया है कि आपने कैसे तैयार करना है, क्योंकि मुझे पता है कि सारी प्रॉब्लम क्या है, आज किस तरीके से यूट्यूब पे वीडियोस चढ़ाई जा रही है, बच्चे को क्या कंटेंट दिया जा रहा है, क्योंकि मुझे खुद भी पता है 13 से 14 साल का टाइम में ऑफलाइन में हर तरह के बच्चे से जो है मैंने मेरा उनके साथ इंटरेक्शन हुआ है,
बच्चे का साइकोलॉजिकली बच्चा क्या सोचता है, उसे क्या चाहिए, आर्ट ऑफ टीचिंग कहाँ लैक करता है, किस तरीके से बच्चे की फेलियर का क्या कॉज बनता है, तैयारी करने के बाद भी, पूरी पॉलिटी पढ़ने के बाद भी क्यों रहता है बच्चा। तो रीज़न यही है कि अ, उसे जो है एक आज के टाइम में ऐसा है कि बस कंटेंट दिया जाता है। अब वो कंटेंट अच्छा ही मोस्टली होता है, बट उसे बताया नहीं जाता है कि कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, और बच्चे देखते हैं। बच्चे देखते हैं। मेरी कोशिश ये रहनी चाहिए कि मैं यूट्यूब्स पे जो भी वीडियो जो चलाऊँ, तो बच्चा जो एक बार उसको देखेगा तो उसको फिर दूसरी वीडियो सर्च करने की ज़रूरत ना पड़ी। जैसे मोस्टली होता है कि हम लोग एक वीडियो देखनी होती है तो हम उससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं। हमारा मतलब, जैसे सपोज़ करो मुझे अगर फंडामेंटल राइट्स को अगर मुझे समझनी है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, मैं उसको लर्न करने की कोशिश करूँगा, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूँगा। यूट्यूब पे ही मैंने 10 बार सर्च किया होगा उससे रिलेटेड, तो मुझे कहीं से थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ लैग कर रहा होगा कि यार नहीं, यहाँ से समझ नहीं आया, यहाँ से ये चीज़ लैग कर रहा है, यहाँ से ये चीज़, ये पोर्शन बता रहा है, मुझे ये समझ नहीं आया। तो 10 बार सर्च करने के बाद भी आपको समझ नहीं आता। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो मैं कंटेंट दूँ, वो कंटेंट बिल्कुल ऐसा हो कि बच्चा एक बार अगर सर्च करे कि मेरा एक टॉपिक, मेरी जो इस चैनल पे है वीडियोस मिलेंगी, उसको फिर और कोई चैनल जो है सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं पहले कह चुका हूँ, टाइम की कमी की वजह से, वो अदरवाइज़ हाँ, कुछ टाइम थोड़ा सा लगेगा, कुछ टाइम के बाद हम डायरेक्टली आप लोगों से, जैसे क्लासेस ऑफलाइंस होती है, हम वैसे ही शुरू करेंगे। तब तक के लिए थोड़ा सा जो मैं दे रहा हूँ आपको कंटेंट, आप उसका बेनिफिट लें। बेशक आप तैयारी कर चुके हैं, जितनी भी तैयारी आप कर चुके हैं, सो होपफुली आप लोगों को आज का सेशन जो डिस्कशन का था वो अच्छा लगा। तो मे बी क्योंकि मेरी वीडियोस जो भी होंगी फंडामेंटल राइट्स के 10 दिन भी चलेंगे। 10 दिन में मैं आपको 20 वीडियोस दूँ फंडामेंटल राइट्स की, 21 दूँ, वो डिपेंड करता है। क्योंकि मैं तो इसी तरीके से जो है वो पढ़ाता हूँ बड़े डिटेल में, जहाँ बच्चा जो है वो समझे। क्योंकि जो आर्ट ऑफ टीचिंग है वो तभी सक्सेस होगा जब बच्चा पूरी डेप्थ में जाएगा। ठीक है, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो सी यू, बाय।